हम लोग के देश के प्रधानमंत्री जाकर के डमरू बजा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोमनाथ के मंदिर में फोटो वायरल हो रहा है देश और दुनिया में, उस पर अलग अलग तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, यह हम लोग इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है। वो दौर था मध्ययुगीन बर्बरता का समय। उस समय मानवता इतने विकसित नहीं थी, उस समय देश ऐसे नहीं थे, उस समय विश्व युद्ध नहीं हुए थे इस दुनिया में, और उस समय देश की कई सारे तो देश के नक्शा ही नहीं था, राजतंत्र था, राजाओं का बर्बर साम्राज्य चलता था। वो एक अलग दौर था। लेकिन इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब सोमनाथ मंदिर के वर्षगांठ के मौके पर भारत के नौजवानों को संबोधित करते हुए जो कहते हैं, निश्चित तौर पर यह देश के लिए असहज करने वाला बयान है। वो कहते हैं कि ये जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया गया, इसका बदला आज 21वीं शताब्दी में हमारे देश के नौजवानों को लेना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि बदला लेना किससे? मोहम्मद गजनवी तो है नहीं इस दुनिया में जिन्होंने आक्रमण किया, वो इस देश के नहीं थे, उनका कोई परिवार भी भारत में नहीं रह रहा है, उनका कोई साम्राज्य भी भारत के अंदर नहीं है, वो तो लुटेरे थे, आए लूट करके चले गए। तो भारत के नौजवान मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए हुए हमले का जवाब जो है या बदला किससे लेगा, ये जानने वाली बात है। हम किससे बदला लेने जाएंगे? दरअसल उनकी इस बात में हिंदू मुस्लिम एंगल है। इनके ये बात इस देश को बांटने वाले लोगों को ताकत देते हैं, जो लोग जाकर के माता वैष्णो देवी कॉलेज के सामने मुसलमान छात्रों के नामांकन के खिलाफ धरना देते हैं। वो धरना देने का विचार यहीं से आ रहा है। वो धरना देने का विचार कहां से आता है? जहां से प्रधानमंत्री कपड़ों से जाति और धर्म को पहचानने की बात करते हैं। वो धरना देने का विचार कहां से आता है? जहां प्रधानमंत्री जी खुलेआम मंच पर से कहते हैं कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार करो, और उसकी एक कदम आगे बढ़ करके कहते हैं कि अब तो हद हो गया, हमारे देश में छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी बनने लगे। प्रधानमंत्री को शायद इस देश की सीमाओं के बारे में ज्ञान नहीं है कि छोटे आंख वाले लोग सिर्फ चाइना और नेपाल में नहीं होते, बल्कि छोटे आंख वाले लोग भारत के उत्तर पूर्व में भी पाए जाते हैं, जिसका शिकार त्रिपुरा का वो छात्र हुआ जो यहां पर पढ़ाई करता था, और उसकी हत्या कर दी जाती है। यह नफरत सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह नफरत इस देश के नौजवानों के अंदर इस कदर भरा जा रहा है कि वह अपने सवालों से बेखबर हो जाए, और वह अपने सवालों पर बोल नहीं सके, वह अपने सवालों पर लड़ नहीं सके। अजीत डोभाल या प्रधानमंत्री कभी भी यह नहीं कहते हैं कि इस देश में सदियों से जिस मनुस्मृति को आधार बनाकर और इस देश के लाखों करोड़ों दलित पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखा गया, दलित पिछड़ों को उस गुलामी का भी बदला लेना चाहिए, ये नहीं कहते। बल्कि हमने तो देखा है, हम तो इस बात के गवाह रहे हैं, और आज भी कहीं ना कहीं ये बातें आ रही हैं। कई सारी घटनाएं आती हैं आज भी हमारे सामने, देश में संविधान लागू होने, देश में न्याय का राज स्थापित हो जाने, और देश 21वीं सदी में चले जाने के बाद भी। इसलिए इन बातों को, छोटी छोटी बातों को हमें समझने की जरूरत है। ये चाहते हैं कि नौजवान अपने वाजिब सवालों पर बात ना करें, रोजगार के सवाल पर बात नहीं करें, नौकरी के सवाल पर बात नहीं करें, बल्कि इनके द्वारा प्लांट किए हुए ये जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं जो देश भर में स्थापित किए जा रहे हैं, देश भर के नौजवान सिर्फ उन्हीं चीजों पर विमर्श करें और बात करें। और इस तरीके से इनके साथ इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया और इस देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े संस्थान लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि देश के नौजवानों के आत्मा को मार दी जाए। ऐसे ही नहीं, प्रधानमंत्री इस देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब तो भाई देश में हमारे नौजवान इतने आगे बढ़ गए कि रील बना करके पैसा कमाएं। क्या ये समय आ गया कि अब हम सब रील बना करके पैसा कमाएंगे? क्या रील बनाना ही रोजगार हो गया? ठीक उसी तरीके से जैसे किसी समय में सरकार, प्रधानमंत्री ने कह दिया जी टीवी में एक इंटरव्यू देते हुए कि बताइए आपके मीडिया हाउस के बाहर जो पकौड़ा बेच रहा है, आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि वो रोजगार कर रहा है? तो इस देश का प्रधानमंत्री
इस देश के नौजवानों को कभी पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, कभी रील बना करके रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में जो रोजगार का सवाल है, जो रोजगार का प्रश्न है, उस पर इस देश के प्रधानमंत्री या डबल इंजन में इस राज्य के, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी कई बात नहीं करते। पिछले दिनों बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और बिहार विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि राज्य के करोड़ों नौजवानों ने सक्रिय हिस्सेदारी की, सक्रिय भूमिका निभाई। उनका सवाल था रोजगार, उनकी सवाल थी नौकरी, उनका सवाल था पलायन। हम बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, ये ठीक है, बहुत कम अंतरों से चुनाव हम लोग कई सारे जगहों पर हार गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव का वह मुद्दा नहीं था। वह मुद्दा था, उस मुद्दे पर गोलबंदी भी हुई, उस मुद्दे पर वोट भी हुआ, लेकिन जो देश के अंदर वोट चोरी का सवाल है, वह सवाल मौजूद है। आज बिहार के अंदर अपने 21वें साल में मुख्यमंत्री जी प्रवेश किए हैं, लेकिन आप देखिए कि बिहार के नौजवान इस सरकार से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार के नौजवानों के सवाल का समाधान नहीं निकाला। पिछले 20 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं कि बिहार का नौजवान पलायन करने को मजबूर है। हर गांव से नौजवानों का पलायन है। आज आप गांव में घूम करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है ये लोग जो जश्न मना रहे हैं कि हम लोग पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। हम ये साफ तौर पर इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जनता अपनी समस्याओं के साथ खड़ी है, नौजवान अपने समस्याओं को समझ रहे हैं और उन्होंने चुनाव ही नहीं बल्कि तमाम सवालों में बहुत ही अपनी सक्रिय भूमिका अदा की है। लेकिन चुनाव जिस तरीके से मैनिपुलेट किए गए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को नियम तोड़ने के खुले छूट दे रखे थे और जिस तरीके से पूरे चुनाव को पूंजी और पैसे के हवाले कर दिया गया, इन पूंजी और पैसे के दबाव में जनता के मुद्दे भी दबा दिए गए, नौजवानों के मुद्दे भी दबा दिए गए। आज नौजवान चिंतित है, दुखी हैं, वो सोच रहे कि अब उनका क्या होगा। वो तो सोच रहे थे कि महागठबंधन वालों की सरकार बनेगी। ये पिछले 5 वर्षों से विधानसभा में नौकरी के सवाल पर लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम स्थायी नौकरी देंगे, अगर इनकी सरकार बनेगी तो नौकरी देंगे। लेकिन अब वो नौजवान जो बेहतर नौकरी का सपना देख रहे थे, एक बार फिर जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन गए, तब तो उन्हें बिल्कुल ठीक से पता है कि अब तो इस सरकार के पास पिछले 20 वर्षों से जब नौकरी देने की कोई पॉलिसी नहीं थी, तो फिर आज अचानक से कोई पॉलिसी बन जाएगी, ऐसा कोई हमें उम्मीद नहीं। इसलिए उनके चेहरे पर और ज्यादा निराशा और ज्यादा दुख, उनकी माथे पर उनकी जो लकीरें हैं वो और ज्यादा गहरी और मोटी होती जा रही, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं, अब उनके रास्ते बंद पड़ रहे हैं। आप नौजवानों से मिलकर के देख सकते हैं जो गांव गांव में रह रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं। ऐसे में जब समाज में, राज्य में, देश में संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरीके से सरकार ने अपने पार्टी का विभाग बना करके रखा है, ऐसे में अब इस देश का नौजवान क्या करेगा, कहां जाएगा? क्या संभव है कि इस देश के अंदर भी कोई जेएनजी का आंदोलन खड़ा हो, कोई जेएनजी खड़ा हो और इस देश के अंदर जो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि हमारी राजनीति से हमारा मतलब इस देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन से, क्या वो आमूलचूल परिवर्तन भारत की जरूरत है? क्या इस देश का नौजवान, इस राज्य का नौजवान, ये भोजपुर जिले का नौजवान इस बात के साथ सहमत है? तो सहमत है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? कौन खड़ा होगा झंडा लेकर आगे? कौन आगे बढ़ेगा? कौन देखेगा कि जहां देश और दुनिया में एआई के बड़े बड़े फीचर्स लगाए जा रहे हैं, जहां देश और दुनिया बड़े बड़े इन्वेंशंस कर रहे हैं, वहां इस राज्य के मुख्यमंत्री जाकर के सबसे बड़े शिवलिंग का स्थापना कर रहे हैं। हमें तो सोचना होगा कि क्या रोजगार शिवलिंग के स्थापना से मिलने वाली? आज इस देश में केसरिया में जहां बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप मिला, वहां शिवलिंग की स्थापना की गई, वहां बहुत बड़ा रामायण सर्किट बनाया जा रहा है, रामायण मंदिर बनाया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप खुश रहिए। लोगों ने कहा कि कोई शिवलिंग 10 साल से बन रहा था, वो चला है, उसके दर्शन करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, मीडिया में प्रचार चलाए जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वो ठीक है। हम राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन कुछ लोग जो धर्म को ही राजनीति बना देना चाहते हैं, उसके खिलाफ अगर हम मजबूती से नहीं खड़ा होंगे तो फिर हमारे राजनीति के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। हमें बोलना होगा, हमें बोलना होगा। इस दौर में इन सारे सवालों पर हम चुप नहीं रह सकते। 21वीं सदी में क्या बिहार के लिए यही एक सवाल बचा हुआ था? कोई यूनिवर्सिटीज नहीं बनना, कोई कॉलेज नहीं बनना, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनना है। एक बेटा में इंजीनियरिंग कॉलेज 10 वर्षों से बन रहा, आज तक तैयार नहीं हुआ। 20 वर्षों में से यह सरकार चल रही है, लेकिन
शिवलिंग का स्थापना हुआ और वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री सब लोग जा रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में राम जी का मंदिर बने, मस्जिद बने, हमें इससे कोई विरोध नहीं, लेकिन यह काम सरकारों का नहीं था। पहले यह काम सरकारों का नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाने का काम धर्म में लगे हुए व्यक्तियों का रहा है और वर्षों वर्षों से बनता रहा। हम लोग धर्म की स्वतंत्रता में यकीन करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान की प्रियम्बल में, जिसको आत्मा कहा जाता है, उसमें लिखा है कि भारत में सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो बिल्कुल जिसको जितना ऊंचा शिवलिंग बनवाना है बनवा सकता है, यह हमारे लिए उसका विरोध का सवाल नहीं है। लेकिन राज्य सरकार सिर्फ लिंग लगवाने लगे, मंदिर बनवाने लगे या इस तरीके की योजना चलाने लगे, तो फिर इस राज्य की जनता का क्या होना? क्या सरकारों का काम हॉस्पिटल बनाने का नहीं है? पिछले 20 वर्षों में क्या बनाया इन्होंने? आपने देखा होगा मीडिया में, कल हमारे यहां डुमरांव अनुमंडल अस्पताल में एक एक्सीडेंट हो गया, कोई डॉक्टर नहीं था, लोग दुखी थे, नाराज थे कि कैसे हो रहा है। और वही लोग हैं जो एनडीए की सरकार का गुणगान कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। एक ट्रॉमा सेंटर इस पूरे शाहाबाद के इलाके में कहीं भी नहीं बना पाई सरकार आज तक। एक्सीडेंट होना है तो आपको पटना जाना है, एक्सीडेंट होना है आपको बनारस जाना है। एक ट्रॉमा सेंटर नहीं है, एक इमरजेंसी नहीं है, कहीं आईसीयू नहीं चलता, कहीं आईसीयू चलाने वाले लोग नहीं। ये सवाल पॉलिटिक्स का सवाल, ये चाहते हैं कि नहीं बने। हम लोग तो इसी सवाल पर चुनाव लड़े थे, हेल्थ के सवाल पर, एम्प्लॉयमेंट के सवाल पर, एजुकेशन के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर। लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, शंकर जी का सबसे लंबा लिंग हमने लगा दिया, अब आप उसकी पूजा में लग जाओ, आपको नौकरी की क्या जरूरत? इसलिए इस बात को समझना है कि कैसे नैरेटिव को बदला जा रहा है। हमें इस बदलते हुए नैरेटिव के बीच में नौजवानों को उनके मुद्दों के साथ खड़ा करना होगा। और अगर इस देश के अंदर, राज्य के अंदर कोई बहुत बड़ा आंदोलन नौजवानों का, छात्रों का खड़ा होना है, तो उसका झंडा बरदार, उसका नेतृत्वकारी संगठन के रूप में इनकलाबी नौजवान सभा और आरवाईए को खड़ा करना है। इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम लोग यहां बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ठीक तरीके से इन सब चीजों को समझ रहे हैं। हमने कहा कि पिछले दिनों जब आरवाईए, आईसा की तरफ से हम लोग आंदोलन करते थे और बिहार विधानसभा का घेराव करते थे, या कैंपसेज में या अन्य जगहों पर हम जब मांग करते थे कि यहां नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए, तो सरकार के लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे हम लोगों के ऊपर। जब विधानसभा में हम लोग बोलते थे कि भाई आपने नौकरी नहीं दिया तो जितने लोग बेरोजगार हुए उनको बेरोजगारी भत्ता दो, तो ये लोग हंसते थे। लेकिन इस सवाल को हम लोगों ने लड़ते हुए बिहार के नौजवानों का सवाल बनाया। चुनाव में नौजवानों ने इस बात को कहा कि हमें बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए, और तब जाकर नीतीश कुमार ने घोषणा किया चुनाव से पहले कि हम बेरोजगारी भत्ता के रूप में नौजवानों को 1000 रुपया दें। हम लोगों ने इसका विरोध किया कि 1000 रुपये का मतलब क्या है? 1000 रुपये में क्या कोई आरा में रह करके पढ़ाई कर सकता है? क्या कोई आरा में रह करके कोई कोचिंग कर सकता है, उसका फी दे सकता है, या किसी कमरे में रह करके उसका किराया दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। तो फिर 1000 रुपया की हम लोगों ने मांग किया था कि बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में यह हमारे लड़ाई का मुद्दा है कि बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया मिलना चाहिए। अभी तो हमें यह भी जांच करना है। आप सभी साथी यहां जुटे हुए हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई गांव-गांव में जाकर, शहरों में जाकर पता करिए कि ये 1000 रुपया सिर्फ कह ही रहे हैं कि दे भी रहे हैं, कि सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी चल रही है। इसलिए कम से कम 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, नहीं तो नौकरी दीजिए। हम लोगों ने 2022-23 में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण कराया, उसमें रिपोर्ट आया कि इस बिहार राज्य में महागरीबी है और लगभग 94.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। हम लोगों के दबाव पर, भाकपा माले महागठबंधन के दबाव पर सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो भी महागरीब लोग हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस फैसले के 3 साल बीत गए और हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि पूरे राज्य में किसी भी व्यक्ति को, जिनका नाम 94.5 लाख लोगों में आया था, किसी भी परिवार को इन्होंने 2 लाख रुपया अभी तक नहीं दिया। सिर्फ वादा किया और वादा करके उसको भूल गए। उसके बाद फिर नया वादा। उसी सर्वेक्षण में